In a particular time frame, you have to solve the problems very quickly. So obviously things should be like कि जल्दी क्लिक करना चाहिए. और जल्दी क्लिक कब करता है? जब हम एक चीज पढ़ने के बाद बार बार रिवाइज करें. तबीयत खराब होने से क्या है? टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है. रिकवरी फेज एक होता है, ठीक है. थोड़ा कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है. आप एक फिक्स शेड्यूल बना लें अपने हिसाब से, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से, उसे बार बार पढ़ें. आइसोमेरिज्म हो गया, जीओसी हो गया, क्योंकि उनसे भी बेसिक क्वेश्चंस आ चुके हैं पीवाईक्यूज में, तो उनको तो पढ़ना है ही. उनको पढ़ेंगे तभी आगे ऑर्गेनिक स्ट्रांग रहता है. ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप प्रेजेंट को सही करें ताकि फ्यूचर अपने आप सेट हो जाए. हेलो एवरीवन, आई एम युद्धजीत शर्मा. टुडे आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू a 100-day strategy for NEET. तो अब देखो यार, कुछ भी डिस्कस करने से पहले मेरे हिसाब से आपके दिमाग में बहुत चीजें चल रही होंगी अभी, क्योंकि एग्जाम तो आ ही रहा है. ऑब्वियसली इट इज नॉकिंग द डोर्स. अभी हमारे पास रफली इतने ही दिन बाकी हैं, तो इसमें हमें क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए, ठीक है. तो एक पर्टिकुलर लेआउट मैंने आपके लिए बनाया है और कुछ इनपुट्स भी दूंगा. बाकी इसमें जो भी मतलब प्लस माइनस आप करना चाहें अपने हिसाब से, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई भी चीज स्ट्रिंजेंट नहीं होना चाहिए कि स्ट्रिक्टली हमें यही फॉलो करना है. जो आपके हिसाब से आपको सही लगे, आपको एग्जैक्टली वही फॉलो करना चाहिए. बट द पॉइंट इज, एक मोर और लेस आप बोल सकते हो टारगेट तो होना चाहिए, एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन तो चाहिए. कोई भी आप प्लान बनाए, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है. ये आपको भी पता है, अब तक आपने इतने सारे टेस्ट भी दिए होंगे अब तक, तो आपको एक आइडिया लग ही रहा होगा. प्लस ऑब्वियसली डेडिकेशन वगैरह मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपकी तरफ से वो आएगा ही. तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आपको एक प्रॉपर प्लान के साथ अगर आप चलेंगे तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक लेआउट आपको पता होना चाहिए, तो वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है. चलो पहले हम लोग देखते हैं, जैसे इफ वी टॉक अबाउट द ओवरऑल स्ट्रक्चर, ठीक है. जैसे फर्स्ट 70 डेज की अगर बात करें, तो ऑब्वियसली फर्स्ट 70 डेज में आपने जो भी चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, मोर और लेस आपका कंप्लीट हो ही गया होगा, या फिर थोड़े भी कुछ एक आध चैप्टर्स बचे हुए हैं. यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन रिविजन एंड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. बहुत ज्यादा आपको रिवाइज करना है और प्रैक्टिस बार बार करना है. मतलब ये रिविजन, आज मैं वर्ड बार बार यूज करने वाला हूं. व्हाट इज द रीजन? तुम्हें ऐसा लग सकता है कि सर वाई, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एज ए स्टूडेंट, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि सर आई फील कि मुझे रिवाइज करने की कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे याद रह जाता है. बेटा आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन द पॉइंट इज उस एग्जाम प्रेशर में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चीजें फट से क्लिक करें. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप खुद सोचो, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है कि नहीं. इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स वेरी क्विकली. सो ऑब्वियसली थिंग शुड बी लाइक कि जल्दी क्लिक करना चाहिए. और जल्दी क्लिक कब करता है? जब हम एक चीज पढ़ने के बाद बार बार रिवाइज करें. तो एक लाइन तो मैं बोलते रहूंगा और आपको ये अपना मंत्रा बना लेना है कि रिवीजन इज द की. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उससे पहले आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना है ऑब्वियसली, क्योंकि सही अप्रोच जानना बहुत जरूरी है, ठीक है. जो आपने क्लास में सीखा है, एक बार आपने सही तरीके से जब सीख लिया, तो ऑब्वियसली उस चीज को बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम यू डेवलप एक्सेलेंस. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. अब उसके बाद जब हम लोग थोड़े लास्ट के दिनों में आ जाते हैं, ठीक है, जैसे व्हेन द डेज आर क्लोजर टू द एक्चुअल एग्जाम, तब जैसे फ्रॉम द 71st टू 90 डेज, जैसे अगर उन दिनों की बात करें, तो वहां पे आपको ज्यादा फोकस करना है फुल लेंथ टेस्ट पे, ठीक है. और जो भी आपके वीक एरियाज हैं, आपको उनको एलिमिनेट करना है. फुल लेंथ टेस्ट सिर्फ देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. उस टाइम में, उस जब फेज में आप पहुंचोगे, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उन पर्टिकुलर फुल लेंथ टेस्ट को जो आप अपियर करोगे, उसके बाद उन्हें एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एनालिसिस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अब आप बोलोगे ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये जितने भी टेस्ट आप दोगे, ऑब्वियसली आपको बहुत सारे क्वेश्चंस नए भी मिल सकते हैं, ठीक है. ऐसा हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन जो है आपके लिए, क्योंकि देखो यार, कॉन्सेप्ट वही रहता है. लेकिन ऑब्वियसली व्हाट इज द चैलेंज फॉर अस एज स्टूडेंट्स? इफ वी टॉक, व्हाट इज द चैलेंज फॉर अस? हाउ द क्वेश्चन हैज बीन फ्रेम्ड. तो फ्रेमिंग तो बहुत डिफरेंट तरीके से हो सकती है. तो ऑब्वियसली हमें पता है कि बेसिकली देखो 95% ये तो सच है कि एनसीईआरटी का ही सीन रहता है, लेकिन 5% का जो एक हम लोग क्राइटेरिया लेके चलते हैं
कि थोड़ा सा क्वेश्चंस बाहर से भी आ सकता है, या आप बोल सकते हैं थोड़ा सा एनसीईआरटी से ज्यादा। अब क्वेश्चंस की फ्रेमिंग ही तो ऐसी होती है जिसमें स्टूडेंट्स को जनरली दिक्कत होती है, तो ऑब्वियसली उसके लिए ही आपके लिए ये टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। तो द मोर यू प्रैक्टिस और यू फेस सच चैलेंजेस, तभी तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होगा। जैसे किसी भी आप पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में भी देखते हो, आपको क्या लगता है क्रिकेटर्स वगैरह, ठीक है क्लियर है, या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट किसी भी स्पोर्ट में वो प्रिपेयर्ड अच्छे से रहते हैं कि नहीं? जस्ट बिकॉज दे प्रिपेयर इन सच ए वे, इन सच टफ कंडीशंस, वो इतना ज्यादा खुद को प्रिपेयर कर लेते हैं कि जब जो मेन गेम होता है उसमें उनके लिए चीजें बहुत हद तक नई नहीं होती हैं, ठीक है क्लियर, इट्स नॉट वेरी न्यू फॉर देम, इट्स लाइक जस्ट डूइंग व्हाट, ऑलवेज गोइंग विद द बेसिक्स, जो सीखा गया है उसी का एप्लीकेशन सेम आपके लिए भी है। जितना आप, ऐसा बोला जाता है ना, द मोर ब्लड यू द मोर ब्लड कम्स आउट इन प्रैक्टिस, obviously you'll be able to have a great victory. The lesser you'll bleed in the war. It is obvious, ठीक है क्लियर है, ये सच्चाई है। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप एक बार जब आपको कोई नया टाइप का क्वेश्चन मिले, आपको ऐसा लगे, एक तो नया टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिले उसमें अगर दिक्कत हो तो आप उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिएगा कि आप उसको ज्यादा प्रैक्टिस कर ले कि नेक्स्ट टाइम इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग इजीली डील कर पाए। दूसरा, एक रिपीटेड पैटर्न, कभी कभी ऐसा होता है देखना कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमें डिफिकल्टी होने लगता है, एक पर्टिकुलर मिस्टेक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल लेके बात करता हूं, क्योंकि पर्सनली, क्योंकि मैं एक केमिस्ट्री टीचर हूं, तो मैं जैसे एक एग्जाम्पल ले लूं, सपोज एसिड बेस रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, इवन आपने फिजिकल केमिस्ट्री में सुना होगा एसिड बेस रिएक्शन के बारे में। जैसे आपको सबको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपने ये पढ़ा होगा कि जो सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन होता है ग्रिग्नार्ड का, जैसे ग्रिग्नार्ड बहुत टाइप के रिएक्शन देता है, भले वो एसिड बेस हो जाए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन हो जाए, डिपेंडिंग ऑन कि उसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, लेकिन एसिड बेस का रेट सबसे फास्ट होता है। अब अगर आप ये पर्टिकुलर मिस्टेक करने लग गए कि आपको क्लिक ना करे कि एसिड बेस कब लगेगा, आप बार बार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन ही लगा रहे हो, तो इट बिकम्स अ पैटर्न ना। तो इसलिए एक बार अगर ऐसा मिस्टेक हो जाए तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको एक पैटर्न दिख रहा है तो उस पैटर्न को ब्रेक करो मिस्टेक्स का, ताकि आपको ये सबकॉन्शियस में सेट हो जाए कि अच्छा मैं यहां पे बार बार गलती करता हूं, तो आई हैव टू बी मोर कॉन्शियस। दैट इज द पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट के 10 दिन हो गए उसमें ऑब्वियसली फाइनल रिवीजन मैटर्स एंड मेंटल कंडीशनिंग। मेंटल कंडीशनिंग, फाइनल रिवीजन तो ऑब्वियसली जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने पढ़ा है बस आपको बार बार उसे रिवाइज करते रहना है, जैसे यहां पे छप जाए चीजें, एकदम याद हो जाए, मतलब फिर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ऑब्वियसली मैं ऐसा बोल रहा हूं, आप लोग में से कुछ लोग बिल्कुल सोच रहे होंगे सर टेंशन लेने की बात नहीं है, आप ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है टेंशन तो होता ही है थोड़ा बहुत। देखो बेटा, थोड़ा बहुत नर्वसनेस वो चलता है, रीजन बीइंग कि ऑब्वियसली आप एक बड़े एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, लेकिन मुझे बताओ बहुत ज्यादा नर्वस होने की बात नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें अपने एबिलिटी पे भरोसा करना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव बिलीफ इन योर सेल्फ, क्योंकि खुद पे अगर भरोसा होगा तभी तो आप आगे अच्छा कर पाओगे। सही बात है कि नहीं? अपने एबिलिटी में भरोसा होना बहुत जरूरी है कि वट एवर एबिलिटीज यू हैव, वट एवर यू हैव स्टडीड, यू आर गोइंग टू डिलीवर इट वेरी नाइसली। आपको बहुत अच्छे से डिलीवर करना है, वो इंपॉर्टेंट है और वही मैटर करता है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। और मेंटल कंडीशनिंग की जो बात है, यही जो मैं आपको बोल रहा हूं, टेम्परामेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। देखो बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना है, ठीक है, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना है, टेम्परामेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपको खुद का ख्याल रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिनों में अपना हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपना हेल्थ का ख्याल रखें, कि ज्यादा बाहर का खाना ये सब बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है क्लियर है, मतलब ताकि तबीयत तबीयत बिगड़े ना, क्योंकि देखो तबीयत खराब होने से क्या है, टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, रिकवरी फेज एक होता है, ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है। तो इसलिए आप ट्राई करना कि हेल्थ इश्यूज ना आए, उनको अवॉइड करना। इसलिए बाहर का खाना, तो बाहर का खाना और पानी, ठीक है क्लियर है, ये थोड़ा सा ध्यान रखो, ये बहुत मैटर करता है कि इन चीजों पे आप थोड़ा सा फोकस करो। क्लियर है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। और जितना हो सके आप काम रहने की कोशिश करो। टेम्परामेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम डे में भी आपको खुद को कूल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम हॉल में जब पहुंचो थोड़ा पहले पहुंच जाओ, ठीक है क्लियर है,
थोड़ा सा पहले पहुंचो, ताकि एक एनवायरनमेंट का आपको फील हो, ठीक है, कि आपको एक फील हो कि नहीं ऑलरेडी आई हैव अराइव्ड क्विकली। तो पहला जीत तो वही है, पहला विक्ट्री। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, इवन दिस इज नॉट योर फर्स्ट विक्ट्री। आपका पहला विक्ट्री क्या है पता है? बहुत लोग, मैक्सिमम लोग, आप जहां यहां पे ये चीजें मेरी सुन रहे हो, मतलब ऑब्वियसली यू आर अ बिलीवर कि आप बहुत अच्छा करेंगे। बहुत लोग यहां तक ही गिव अप कर देते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। रीजन इज कि देखो यार, चैलेंजेस हमें फेस करना आना चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ चैलेंज ओनली। यू आर गिविंग वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर एग्जाम्स ऑफ इंडिया। तो आपको यहां पे गिव अप करने का सोचना ही नहीं। आपको तो ये सोचना है कि जो मेहनत किया है हम और दुगनी मेहनत करेंगे आगे, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलेंगे कि हमारा एग्जाम अच्छा हो। एंड दैट एक्चुअली काउंट्स। और वो कैसे करेंगे? ऑब्वियसली टेम्परामेंट से। जितना काम रहेंगे, जितना कूल रहेंगे, है कि नहीं? कैप्टन कूल को कौन भूल सकता है? एम एस धोनी। सही बात है कि नहीं? आप जानते ही हैं, वो अपने टेम्परामेंट की वजह से ही जाने जाते हैं। Once in UN also, when a very big official was giving a speech, he gave the example of MS Dhoni about his temperament. तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप कितने कूल हो, क्योंकि क्राइसिस सिचुएशन नहीं है ये, ऑब्वियसली प्रेशर सिचुएशन हम बोल सकते हैं। प्रेशर तो रहेगा, लेकिन क्योंकि आप इतने मॉक्स तब तक दे दोगे, ये मॉक टेस्ट देने का पर्पस यही रहता है कि आप बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट जब दोगे, ऑब्वियसली इट विल प्रिपेयर यू इन दैट फैशन। आप खुद को प्रिपेयर्ड फील करोगे कि ऐसे क्वेश्चंस हमने देखे हुए हैं। तो यू जस्ट हैव टू डू, मतलब आपके लिए जो मेन एग्जाम होने वाला है, इट शुड बी अनदर फुल लेंथ टेस्ट। इट शुड नॉट बी समथिंग न्यू टू यू। इतना प्रैक्टिस आपका हो जाना चाहिए। तो इसलिए प्रैक्टिस और रिविजन ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब डेली स्टडी टाइम का जो टारगेट है, एटलीस्ट मिनिमम तो 8 to 10 आवर्स आपको पढ़ाई करना ही है। एंड ऑब्वियसली क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, दैट इज ट्रू। इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि आप बस 8 to 10 आवर्स का मिनिमम का आपने टारगेट लिया है लेकिन इफेक्टिव स्टडी नहीं हो रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव स्टडी? आप टाइम उतना प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, आप एक ही लाइन को बार बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप मतलब एक ही लाइन को पढ़ के बहुत लोग बहुत चीजें सोचने लग जाते हैं, एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं बहुत ज्यादा, की थॉट प्रोसेस, ओवर थिंकिंग वगैरह। ठीक है, क्लियर है? टेंशन, अगर ये नहीं हुआ तो, अगर वो नहीं हुआ तो। हमेशा याद रखना है यार, प्रेजेंट मैटर करता है, ना पास्ट ना फ्यूचर। प्रेजेंट सही है तो फ्यूचर सही रहेगा। ओनली योर प्रेजेंट कैन चेंज योर फ्यूचर। तो इट मैटर्स अ लॉट कि आप ऑब्वियसली फोकस करें, जो चीज आप कर रहे हैं उसको कितना इफेक्टिवली कर पाए। क्योंकि अगर हम अपने स्मॉल टास्क बहुत अच्छे से करेंगे, इट विल रिजल्ट इन टू समथिंग वेरी गुड। हर टास्क को कंप्लीट करना ही हमारा एक, आप बोल सकते हो, इट शुड बी आवर गोल, कि हमें डेली टास्क, मतलब जो भी हमने टास्क अपने लिए सेट किया है, अगर हमने इफेक्टिव 8 to 10 आवर्स का एक प्लान बनाया है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो इट। एकदम अच्छे से पढ़ाई करना है एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ। और अगर आप ये डेली करेंगे, इफ यू डेली प्रैक्टिस समथिंग विथ फुल डेडिकेशन, तो ऑब्वियसली आप उसमें एक्सेलेंस अचीव करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं अभी, कि जैसे सब्जेक्ट वाइज ऑब्वियसली वेटेज आपको पता ही है, टोटल मार्क्स का आपको आइडिया है। और ऑब्वियसली आपको एक अच्छा खासा आइडिया होगा कि ये डिवीजन होता है कि बायो में 360 मार्क्स, केमिस्ट्री फिजिक्स में 180 मार्क्स ईच। बट इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बायो ज्यादा पढ़ना है, फिजिक्स कम पढ़ना है, या केमिस्ट्री और कम पढ़ना है। ऐसा कुछ नहीं है। डेली शेड्यूल में आपको 3 सब्जेक्ट तो पढ़ने हैं ही, लेकिन आप डिवाइड कैसे करेंगे? यू हैव टू डिवाइड इन सच ए वे कि आपको जो सब्जेक्ट ज्यादा चैलेंजिंग लगता है, आपको जितना ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि देखो इसमें मैं जनरलाइज वे में नहीं बोल सकता कि इसी सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ो, इसी सब्जेक्ट को कम पढ़ो, बिकॉज ऑब्वियसली एवरी स्टूडेंट इज यूनिक। हर स्टूडेंट की अपनी क्वालिटी होती है, उसके अपने स्ट्रेंथ होते हैं, उसके अपने वीकनेसेस होते हैं। जो सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग या डिफिकल्ट लगे, आप उसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो। जो आपको ज्यादा इजी लगे उसमें कम टाइम इन्वेस्ट करो, लेकिन तीनों पढ़ना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अल्टीमेटली इंपॉर्टेंस तीनों का है। वो चीज आप बिल्कुल अच्छे से जानते हो। ठीक है, चलो तो हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब जैसे अगर हम लोग बात करें
एक स्टडी टेम्पलेट की, ठीक है। तो ये मैंने रफली एक बनाया है, जैसे बायोलॉजी के लिए या फिजिक्स के लिए या केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, कि आवर्स कितना देना है, ड्यूरेशन। लेकिन मैं फिर भी बोलना चाहूंगा इट विल कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू, जैसा मैं अभी बोल रहा था। इट विल completely depend on the view that whatever subject you find a more difficult, if a subject is more difficult to you, अगर आपको ज्यादा टफ लगे तो आप उसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कीजिए। तो आप अपने हिसाब से आवर्स डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जो ड्यूरेशन है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। लेकिन व्हाट आई वांट यू टू डू इज यू हैव टू स्ट्रिक्टली एडहेयर टू इट, ठीक है। एक बार जब आप प्लान बोल लें, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि मैं ही नहीं बोल रहा हूं कि आपको ऐसे ही करना है, बट एक बार जब आप कोई प्लान बना ले, डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिकॉज आप रेगुलर प्रैक्टिस एक ही चीज को करते रहेंगे तो फर्स्ट डे, फिफ्थ डे, 10th डे या 50th डे में दिमाग में तो घुसेगा जरूर। ये तो सच्चाई है, ठीक है, क्लियर है। तो यस, आप एक फिक्स शेड्यूल बना लें अपने हिसाब से, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से, उसे बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, ताकि आपको इंप्रूवमेंट दिखे। बिकॉज इंप्रूवमेंट से ही एक फाइनल अच्छा रिजल्ट हमें मिल सकता है। बिकॉज यू हैव टू स्लोली बिल्ड द कैसल, इजंट इट? रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ठीक है। चलो, अब एक 1 आवर मैंने रिवीजन एरर नोटबुक के लिए दिया है। रिवीजन की बात तो मैंने की ही है ऑलरेडी, और मैं आगे भी बोलते रहूंगा। एरर नोटबुक मतलब, देखो ये जो एग्जाम आप देने वाले हो ना, सिलेक्शन से ज्यादा एलिमिनेशन का है, ये आपको समझना है। एक्चुअली होता क्या है, बहुत लोग इसमें एलिमिनेट इसलिए होते हैं, रीजन ये कि वो ऐसे मिस्टेक्स कर देते हैं, जैसे इजी इजी क्वेश्चंस गलत करके आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा कर देते हैं, तो यू हैव टू इग्नोर दोज थिंग्स। सिली मिस्टेक्स को आपको इग्नोर करना है, या जो रिपीटेड मिस्टेक्स हैं उनको आपको इग्नोर करना है। आप उनको किस तरीके से इग्नोर करोगे? ऑब्वियसली बाय रेगुलर प्रैक्टिस। बार बार जब आप प्रैक्टिस करोगे, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा है, जब एक पैटर्न दिखे तो उस पैटर्न को तोड़ो। मिस्टेक्स का पैटर्न अगर दिख रहा है, अब वो कैसे टूटेगा? अगर आप एक प्रॉपर एरर नोटबुक नोट करते हो चीजों को, ये मिस्टेक हुआ था, नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। गलती दूसरी बार हो सकती है, तीसरी बार तो नहीं होगी, तीसरी बार हुई तो चौथी बार। एक डेडलाइन बनना चाहिए कि नहीं, अब और ये गलती मैं नहीं करूंगा। अंडरस्टूड? सो मिस्टेक्स अगर आप अवॉइड करोगे तो आप खुद सोचो, नेगेटिव कम लगेगा। नेगेटिव कम लगेगा और आपका अटेम्प्ट अच्छा है, तो ऑब्वियसली द स्कोर विल फ्लरिश, यू विल डू गुड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस पे आ जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस पे आ जाते हैं। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की बात करें, जैसे अगर बायो की बात करें, देखो अगर तुम्हें अच्छा स्कोर करना है, जैसे आइडियल स्कोर ऑब्वियसली बायो का टारगेट 360 होता है, ठीक है, क्लियर है। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको ऑब्वियसली 150 160 मिनिमम तो सोचना ही है, अगर आप एक बहुत अच्छा रैंक चाहते हो। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं सर, एटलीस्ट मेरे स्कोर अच्छे आ जाए, ठीक है, एटलीस्ट ठीक ठाक स्कोर आ जाए, ऑब्वियसली हम तो हमेशा सजेस्ट करते हैं कि हर चीज पढ़ो, कुछ भी मत छोड़ो, मतलब यू डोंट हैव टू लीव एनीथिंग। बट अगर कुछ एरियाज पे आपको ज्यादा फोकस करना है तो सब्जेक्ट वाइज वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। जैसे बायो के लिए देखो, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, रीडिंग देना ही पड़ेगा, एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑब्वियसली आपके टीचर ने भी आपको बोला होगा, ठीक है। और ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, या फिर इकोलॉजी हो गया, या फिर जेनेटिक्स हो गया, या फिर प्लांट फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, ये सब ऐसे चैप्टर्स हैं, आपको पता ही होगा, जिनसे क्वेश्चंस मोर और लेस आपको मिलेंगे ही। तो यू विल गेट क्वेश्चंस, और इनका वेटेज भी ज्यादा रहता है। और अगर पीवाईक्यूज भी देखोगे तो इनसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए हैं। तो आपको फोकस इन पे थोड़ा ज्यादा रखना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें, ठीक है। अब देखो फिजिक्स में भी सारे चैप्टर्स तो पढ़ने ही हैं, लेकिन अगर कुछ चैप्टर्स आप देखो, जैसे बहुत स्टूडेंट्स का मैंने देखा है कि फिजिक्स को लेके नहीं सर, फिजिक्स में कैसे स्कोर करेंगे, ठीक है, क्लियर है। लेकिन फिजिक्स ऑब्वियसली आपने अगर तगड़े तरीके से पढ़ा है तो आपको दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट इन चैप्टर्स को तो आपको पढ़ ही लेना चाहिए, क्योंकि इनमें आप स्कोर थोड़ा इजीली कर लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो आपको पता है 4 से 5 क्वेश्चन तो आते ही हैं इससे। तो मॉडर्न फिजिक्स से आप
ऑब्वियसली स्कोर बना पाओगे अपना, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में एटलीस्ट आप प्रिज्म और लेंस तो पढ़ ही सकते हो, ठीक है, क्लियर है। उनमें आप स्कोर इजीली कर पाओगे। उसके बाद ईएम वेव हो गया या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। ईएम वेव कंपैरेटिवली इजी चैप्टर है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर बात करें, भले ही चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इससे क्वेश्चन मोर और लेस इजी ही आता है। तो आपको एटलीस्ट इतना तो कर ही लेना है, ठीक है। बाकी सारा तो पढ़ना ही है ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन इनको आप थोड़ा सा मतलब आप बोल सकते हो कि कोर्स इंप्रूव करवाने में या स्कोर करना थोड़ा सा आसान होगा इन पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में। तो इन पे तो फोकस रखना ही है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा केमिस्ट्री पे भी आ जाए, ठीक है। केमिस्ट्री तो मेरा पार्ट भी है, ठीक है, तो थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में भी बोल देता हूँ। जैसे आपको पता ही है केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया। अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो उसमें जनरली आपको 18 to 20 क्वेश्चंस मिल जाता है 45 में, ठीक है। और बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट फिजिकल इनऑर्गेनिक में आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गया, ठीक है, इनऑर्गेनिक में, या थर्मोडायनेमिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया फिजिकल केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। ये सब ऐसे चैप्टर्स हैं जो मतलब जिनमें आप इजीली स्कोर कर पाओगे, ठीक है। जैसे अगर बात बॉन्डिंग की करें, और केमिकल बॉन्डिंग का इंपॉर्टेंस इतना ही ज्यादा है क्योंकि वो सिर्फ आपको आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि वो सिर्फ ऐसा चैप्टर नहीं है कि सिर्फ उसी से क्वेश्चन आते हैं। हालांकि आते हैं तो भर भर के बहुत ज्यादा भी आ सकते हैं। नीट अगर आप 22 का पेपर देखोगे तो उसमें 5 क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है, क्लियर है, केमिकल बॉन्डिंग के। तो आप देख सकते हो इतना ज्यादा वेटेज। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग ऐसा चैप्टर नहीं कि सिर्फ उससे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, वो लिंक्ड भी है आपके ऑर्गेनिक से। कि आपको बॉन्डिंग आता है तो ये मोर और लेस ऑर्गेनिक भी आपको एक फाउंडेशन की तरह एक्ट करता है। एंड इवन फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आल्सो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के साथ बहुत ज्यादा सिमिलरिटी रहता है बॉन्डिंग का। इसलिए कुछ ऐसे प्राइम चैप्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिजिकल में थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है, क्वेश्चंस नीट के जनरली वैसे ही रहते हैं, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन भी बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, आपने पढ़ा ही होगा, बहुत मजा भी आता है पढ़ के, और बाकी स्कोरिंग भी है बहुत ज्यादा, ठीक है। और बाकी ऑर्गेनिक की बात करें, देखो फाउंडेशन चैप्टर्स तो आप पढ़ोगे मेरे हिसाब से, वो पढ़ना भी चाहिए आपको। आईयूपीएसी हो गया या फिर आइसोमेरिज्म हो गया, जीओसी हो गया, क्योंकि उनसे भी बेसिक क्वेश्चंस आ चुके हैं पीवाईक्यूज में, तो उनको तो पढ़ना है ही। उनको पढ़ेंगे तभी आगे ऑर्गेनिक स्ट्रांग रहता है। बाकी इनकी अगर बात करें, बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, बहुत ही स्कोरिंग है, एकदम एनसीईआरटी, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को थोड़ा सा पढ़ लेना है, इसमें बहुत ज्यादा टेस्ट वगैरह भी हैं। जो लास्ट वाला प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखा है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हो गया, एल्कोहल्स हो गया, ये सब में आप लोगों को पता है कि बहुत ज्यादा टेस्ट वगैरह भी रहते हैं, और एनटीए टेस्ट पे थोड़ा सा फोकस करता है। आपने देखा भी होगा कुछ सालों से क्वेश्चन टेस्ट में वो लोग देते भी आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऑब्वियसली टेस्ट पे फोकस करना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितने भी टेस्ट वगैरह हैं, लुकास टेस्ट हो गया, टॉलेंस टेस्ट हो गया, या फिर लेसाइंस टेस्ट हो गया, डुमास मेथड हो गया, ये सब पे थोड़ा सा फोकस करना, ठीक है। कैरियस मेथड हो गया, ये सब से क्वेश्चन जनरली एक्सपेक्टेड रहता है। तो प्लीज डू स्टडी दीज थिंग्स प्रॉपरली, अच्छे से पढ़ाई करना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो ये हमारा फेज होने वाला है, जब आप एक बार आपने स्ट्रॉन्ग ग्रिप बना लिया, आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली, सब्जेक्ट पे अच्छा कमांड बना लिया, ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद, ठीक है, अब टाइम आता है टेस्ट का, जो टेस्ट वाला फेज होने वाला है, जो मैं आपको बोल रहा था कि फुल लेंथ टेस्ट आपको अपियर करना है, क्योंकि अभी तो आपका ऑब्वियसली पूरा कंप्लीट आपने स्टडी कर लिया है। तो द पॉइंट इज यू हैव टू गिव 1 फुल सिलेबस टेस्ट इन एवरी 2 days, ठीक है। हर 2 दिन के अंतराल में आपको एक फुल लेंथ टेस्ट देना है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोलूंगा, सिर्फ टेस्ट अपियर ही नहीं करना है, उसको प्रॉपरली एनालाइज भी करना है। आप अच्छे से एनालाइज करोगे, बहुत चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। और मैं आपको बताता हूं, आप टेस्ट अगर प्रॉपरली मॉक्स अच्छे से देते हो, मोर और लेस या तो एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन या तो सेम पैटर्न का क्वेश्चन, तो क्वेश्चंस का एक बहुत अच्छा आइडिया आपको मिल जाता है। यू डेवलप द एग्जाम टेम्परामेंट विच इज नेसेसरी, ठीक है। तो ये चीज बोला गया है कि एनालाइज ईच टेस्ट फॉर 5 to 6 hours, प्रॉपर एनालिसिस करना है आपको, ठीक है। एंड यू हैव टू फोकस ऑन, ऑब्वियसली ये बातें हम कर चुके हैं, सिली मिस्टेक्स हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, वीक चैप्टर्स हो गया। ऑब्वियसली वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाना है, स्ट्रेंथ तो स्ट्रेंथ रहेगा ही, लेकिन वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देन इट विल बी अ बैलेंस्ड अप्रोच, एक पूरा प्रॉपर बैलेंस रहेगा आपका, ठीक है।
एंड ऑब्वियसली अपडेट एरर नोटबुक डेली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसा मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। नोटबुक, एरर नोटबुक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको बार बार याद दिलाएगा कि ये गलती हमें नहीं करनी है। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इज एन एग्जाम ऑफ एलिमिनेशन नॉट सिलेक्शन। ठीक है, क्लियर है? ऑब्वियसली सिलेक्ट आप होते ही हो, सीट आप लेते ही हो, लेकिन ऑब्वियसली आपको एलिमिनेट, बहुत लोग एलिमिनेट हो जाते हैं, उसके बाद कुछ ही लोग सिलेक्ट होते हैं, तो वो एलिमिनेटेड पार्ट में आपको नहीं रहना है। इसलिए आपको ये स्ट्रेटेजीज जाननी चाहिए एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा फाइनल फाइनल काउंटडाउन है, ठीक है, लास्ट के 10 दिन, उसमें हमें क्या करना होता है? तो ऑब्वियसली बायो हो, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, इनमें आपको देखो क्या क्या इंडिविजुअली करना है। बायो का तो आपको एटलीस्ट 3 टाइम्स एनसीईआरटी रिवाइज कर लेना है। फॉर केमिस्ट्री यू हैव टू एटलीस्ट रिवाइज एनसीईआरटी 2 टाइम्स, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डेटा आपको दे दिया, 95% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, एक ऑब्वियसली प्लस माइनस रहता है, ठीक है, डिपेंड्स कि पेपर कैसा दिया गया है, बट मोर और लेस यही पैटर्न रहता है, तो इसलिए आपको ये चीज़ तो ध्यान से करना ही है। और जहाँ तक बात है फिजिक्स की, तो फॉर्मूला नोटबुक, फॉर्मूलाज आपको बार बार रिवाइज करने हैं, ठीक है, ताकि वो एटलीस्ट याद रहे कि कुछ क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली फॉर्मूला से हो जाएंगे। द सेम गोज इन केमिस्ट्री फॉर फिजिकल केमिस्ट्री ऑल्सो। क्लियर है बात? और इनऑर्गेनिक पे भी मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, वहाँ छूट गया। इनऑर्गेनिक में काइंडली आप एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, यू हैव टू रिवाइज अ लॉट। इनऑर्गेनिक जनरली एनसीईआरटी से बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। और ऑब्वियसली इन लास्ट के 10 दिनों में नो न्यू चैप्टर्स, नो न्यू बुक्स, ठीक है। डोंट गो फॉर समथिंग न्यू। लास्ट मोमेंट में आप नया चीज़ देखेंगे तो आप पैनिक करेंगे, ठीक है, क्लियर है? ये नहीं पढ़ा, ये मैंने पढ़ लिया, ये भी मुझे पढ़ लेना था। यू डोंट हैव टू डू दैट। रिवीजन, जो पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन व्हाट यू नो। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने एबिलिटी पे भरोसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आप लास्ट के मोमेंट में काइंडली थोड़ा सा ये चीज़ मेंटेन कीजिएगा। काइंडली आप नए चीज़ों पे वेंचर मत कीजिए, नहीं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। और अगर डेली रिवीजन फॉर्मूला की बात करें, जैसे लास्ट 10 डेज में ही अगर सब्जेक्ट की बात करें, देखो ये मैंने एक बोला है आपके लिए कि जैसे मॉर्निंग को बायो, आफ्टरनून को केमिस्ट्री, इवनिंग को फिजिक्स, लेकिन मैं फिर से बोलूंगा कि दिस सीक्वेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन यू। पर्टिकुलर सीक्वेंस आप डिसाइड करोगे, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि इसको स्ट्रिक्टली आपको यही फॉलो करना है, ठीक है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर लाइक अप्रोच, कि आप क्या सोचते हैं, व्हाट यू थिंक कि आपके लिए क्या सही रहेगा। लेकिन पढ़ना तो तीनों सब्जेक्ट है ऑब्वियसली, लेकिन आप सीक्वेंस आप डिसाइड कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर टाइमिंग के साथ ये डिसीजन आपको लेना है कि एक बार टाइम फ्रेम सेट कर लिया तो उसके बाद पढ़ना तो होगा ही, और रिवाइज बार बार करना होगा ही, वो स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है, ठीक है। सीक्वेंस इज योर कॉल। और रात को ऑब्वियसली वीक एरियाज और एरर नोटबुक, एरर नोटबुक तो देखते ही रहना है, और वीक एरियाज पे बार बार लगे रहना है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली एम वही है कि वीकनेस को हमें स्ट्रेंथ बनाना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगर मेंटल हेल्थ रूल्स की बात करें, ठीक है, मेंटल हेल्थ रूल्स, जैसे स्लीप की बात करें, तो ऑब्वियसली एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रेन फंक्शन करना भी तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए न्यूट्रिशन और स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑब्वियसली एग्जाम के लास्ट के दिनों में, मतलब कल अगर आपका एग्जाम है, आप ऐसा नहीं कि बहुत हैवी आपने खा लिया है, आपको दिक्कत होगा। इट्स बेटर यू प्रेफर लिक्विड, ठीक है, क्लियर है, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। और बाकी स्लीप साइकिल ठीक रखिएगा, क्योंकि कम सोएंगे तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा हेडेक वगैरह होते रहेगा, और ब्रेन फंक्शनिंग में भी इफेक्ट करेगा, तो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे एक्सरसाइज 20 मिनट्स, ऑब्वियसली थोड़ा सा बॉडी को एक्टिव रखना भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइडियल अगर ऐसे ही रहोगे तो यू वोंट फील एनर्जाइज्ड, कि खुद को थोड़ा सा पंप भी करते रहना है कि नहीं हमें अच्छा करना है, हमें अच्छा करना है, खुद को इस तरीके से थोड़ा सा वॉक करते रहना, ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करें, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी है, तो ये इस चीज़ पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ऑब्वियसली आप थोड़ा सा एक्टिव रहोगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह एकदम स्लाइट,
इसका मतलब तुम ये मत सोचना मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि नहीं एकदम जिम जाना है, ठीक है, क्लियर है? तो आप वो डोंट बी मिस्टेकन, ठीक है, क्लियर है? लेकिन आप थोड़ा सा एटलीस्ट स्लाइट वॉकिंग वगैरह, जॉगिंग वगैरह ये सब अगर थोड़ा सा आप करते हो, ठीक है, इन योर कैंपस ओनली, तो ये आपको थोड़ा सा एक्टिव रहेगा, थोड़ा सा एक बूस्ट देगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बाकी बिलीव इन प्रोसेस ओवर प्रेशर, ऑब्वियसली ये मैंने पहले ही बोला है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बिलीव इन योर एबिलिटी rather देन थिंकिंग अबाउट समथिंग विच हैजंट हैपेंड येट, ठीक है? आप फ्यूचर के बारे में सोचते रहोगे तो ऑब्वियसली आपका प्रेजेंट इफेक्ट होगा, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप प्रेजेंट को सही करें ताकि फ्यूचर अपने आप सेट हो जाए, इजंट इट? तो अपने ऊपर भरोसा बिल्कुल रखिएगा, ठीक है? और लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा, ठीक है, कि देखो मेरे हिसाब से इट्स एन एग्ज़ाम, ठीक है, इट्स अ फेज़, ऑब्वियसली आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका करियर इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है, कि आप एक मतलब यू कैन हैव एन इलस्ट्रियस करियर, बहुत सारे सपने हैं आपके, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आप इन 100 डेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और आप अपना गोल ज़रूर अचीव करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन दिनों को आप यूटिलाइज करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट है डिसिप्लिन, जो आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। डेडिकेशन मैं मानता हूं कि आप में होगा ही, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था, आपने अभी भी अगर गिव अप नहीं किया है, यहाँ तक भी आप फाइट कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से यू विल फाइट टिल द लास्ट डे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? और मेरे हिसाब से अगर आप ज़िद्दी हो, कोई भी अगर अंदर अपने एक ज़िद रखता है, एक बिलीफ रखता है, तो मेरे हिसाब से उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। जैसे बोलते हैं ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। तो मेरे हिसाब से आपके लिए भी यही चीज़ है कि इफ़ यू ऑब्वियसली डू समथिंग विथ अल्टीमेट एफर्ट, maximum amount of hard work, dedication, obviously even the supreme power will think that you actually deserve it, और आप बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है? तो मेरे बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ हैं। थैंक यू।